तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क। अब हम लोग को एनर्जी बढ़ाने के लिए मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए काम कैसे करना पड़ेगा। जैसे हम लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का बात करेंगे, तो अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे जीवन में, तो फिर हम लोग के शरीर में एनर्जी भी नहीं आएगा। एनर्जी बढ़ाने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ अच्छा काम करना पड़ता है। तो वैसे ही बॉडीज़ के साथ है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या बॉडी हो, उसके साथ हम लोग को अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना है, उसकी एक क्षमता बढ़ाना है उस ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग को वर्क करना पड़ेगा। तो उस दोनों में रिलेशन कैसा है, तो ये समझना है। तो वर्क डन इन चेंजिंग द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग को तो ये बात पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग को उसका पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, जैसे हम लोग रबर बैंड का एग्जांपल लेके पढ़ा हुआ था कि एक रबर बैंड है, उसको अगर हम लोग स्ट्रेच करते हैं इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, तो इसका पोजीशन किस तरीके से हो जाता है, ये हो जाता है कुछ इस तरीके का। तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। तो हम लोग को काम करना पड़ता है ताकि इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाए। ये केस था हम लोग का कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लोग कहीं हाइट पे कर रहे हैं, मतलब अगर कोई एक बॉल है, उसको अगर हम लोग हाइट पे लेके गए, ये ग्राउंड लेवल से अगर इसको हाइट पे लेके गए इस बॉल को, तो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस बॉल का इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग को एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, इसको समझना है। पहले है कि यहाँ पे h1 हाइट पे एक बॉल को रखा गया है, मतलब कि मतलब लिफ्ट करके रखा गया है। ठीक है। फिर इसको कितना हम लोग इसमें वर्क डन लगाएंगे या वर्क करेंगे कि ये h2 हाइट तक चला जाए बॉल। मतलब ये बॉल जो है यहाँ पे अभी रखा हुआ है, लिफ्ट किया हुआ है, इसमें हम लोग और कितना वर्क करेंगे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाए और ये h2 हाइट तक पहुँच जाए। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो हम लोग को पहले एक सपोज करना पड़ेगा। इस बॉल का मास हम लोग m ले लेंगे। हम लोग को अगर पूछा जाए कि इसमें कितना फोर्स लगना चाहिए, तो हम लोग को पता होता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होगा, mg हो जाएगा, क्योंकि मास और इसका नीचे से जितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, हो उसको दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, mg। ठीक है। अब हम लोग को पता है कि फोर्स इतना लग रहा है। ठीक। हम लोग जानते हैं कि हाइट क्या क्या दिया हुआ है। तो एक है h1 हाइट, पहले जहाँ पे बॉल रखा हुआ था जिसको हम लोग h1 पुट कर लिए हैं। एक है फाइनल हाइट जो है h2, जहाँ पे हम लोग को इसको पहुँचाना है। तो हम लोग को निकालना क्या है कि वर्क डन कितना लगेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय अ फोर्स mg इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम हाइट h1 टू हाइट h2। ये पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जब भी दो हाइट दिया रहे तो फाइनल वाले को हम लोग इनिशियल हाइट से माइनस कर देते हैं। तो सेम यहाँ पे फोर्स पहले लिख लेंगे, वर्क डन इक्वल टू फोर्स। अब जो हाइट दिया हुआ है h2 माइनस h1 कर देंगे, दोनों का हम लोग जब डिफरेंस निकालेंगे तो जो आएगा हाइट उसको हम लोग mg से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि ये एक्सप्रेशन के थ्रू जो भी चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में उस बॉडी का, वो हम लोग को पता चल जाएगा। दस वी कैन से दैट द वर्क डन इन चेंजिंग इट्स हाइट इज स्टोर्ड इन इट्स एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग के जो ये बॉल में जितना भी चेंजेस आया, वर्क डन हम लोगों ने जितना किया इस पोटेंशियल एनर्जी इसको इंक्रीज़ करने में, ये हम लोग के बॉडी में पहले से स्टोर्ड था। मतलब कि जो भी बॉडी को हम लोग को अगर वर्क करवाना है तो उसके अंदर पहले से पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को इंक्रीज़ कराना पड़ेगा। पोटेंशियल इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी भी लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। अगर कोई एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है ये समझना है पहले। उससे पहले हम लोग को ये समझना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है। स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी स्प्रिंग का एक टेंडेंसी कि वो कितना दब सकता है। मतलब कोई पतला स्प्रिंग है तो उसको हम लोग जितना चाहे फिंगर से दबा सकते हैं। कोई अगर बाइक का सॉकर है उसको हम लोग उंगली से तो नहीं दबा सकते, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, तभी वो हम लोग इसको ज़्यादा प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है पहले स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर। अगर हम लोग को पूछा जाए, अगर हम लोग कहा जाए कि एक ब्लॉक से अगर स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब कुछ हाइट कुछ दूरी तक हम लोग इसको कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब कुछ एक्स लेंथ तक हम लोग इसको कंप्रेस किए, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इतना हो गया। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो जैसे कि ये कुछ एक्स तक हम लोग का कंप्रेस हुआ, तो इसका अगर हम लोग को फोर्स की बात किया जाए कितना फोर्स लगा, तो ये माइनस के एक्स लगेगा। मतलब कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हम लोग पुट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जितना ये दूरी कवर्ड किया उससे, मतलब एक्स डिस्टेंस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि इतना फोर्स की हम लोग को रिक्वायर्ड है। ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव साइन हम लोगों ने क्यों दिया हुआ है, ये जो निगेटिव साइन है माइनस के एक्स, निगेटिव साइन ये डिनोट करता है कि अगर हम लोग स्प्रिंग को, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है, सिंपल सा एक स्प्रिंग है, सिंपल सा स्प्रिंग है, इसको हम लोग खींचे
अगर खींचते हैं, पुल करते हैं, दबा नहीं है, कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो खींचने के बाद हम लोग को क्या दिखेगा, जब हम लोग स्प्रिंग को खींचेंगे तो फिर जैसे ही इस स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो स्प्रिंग क्या होगा, वापस से अपने पोजीशन पर आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस पर वर्क करेगा, जिसकी वजह से ये वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। तो यही चीज़ इसका माइनस डिनोट करता है, मतलब कि जिस तरफ हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स किधर लगा रहे थे हम लोग, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे थे, लेकिन ये वर्क किधर किया, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ ये चला गया वापस। तो इसी चीज़ को हम लोग माइनस से यहाँ पे नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स का मतलब है कि ये कितना डिस्टेंस हम लोग कंप्रेस करने के बाद डिस्प्लेस करेगा, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स पता चल जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग बोल दिया जाए, या कोई भी दूसरा स्प्रिंग है जिसका थिकनेस ज़्यादा हो स्प्रिंग का, ठीक है, उसका हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो जिसमें भी एक्स का मात्रा कम हो, अगर एक्स का वैल्यू कम हो उसमें क्या पता चलेगा कि इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ज़्यादा रहेगा। कहने का क्या मतलब है कि वो जितना डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब अगर इसको हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, जितना एक्स का वैल्यू बड़ा होते जाएगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उस स्प्रिंग का और कम होता है। वही जितना अगर ये स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, उसका स्प्रिंग जितना ये डिस्टेंस कम कवर करेगा, मतलब कि अगर स्प्रिंग को प्रेस कर रहे हैं वो ज़्यादा प्रेस नहीं हो रहा, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, और लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि ये स्प्रिंग कितना वर्क डन किया, इस ब्लॉक को अगर प्रेस करने से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना काम करना पड़ा, वो हम लोग को पता करना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड करने के बावजूद उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुआ। काइनेटिक एनर्जी जैसे डेवलप होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला तुरंत आ जाएगा हम लोग के दिमाग में, क्या कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग जो आगे पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², मतलब मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर कर देते हैं तो हम लोग का क्या पता चल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पता चल जाता है। तो वही स्प्रिंग के केस में क्या था, स्प्रिंग को जैसे ही कंप्रेस करते थे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप करेगा। काइनेटिक एनर्जी डेवलप करने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, मास की जगह के का फॉर्मूला पुट कर देंगे। के हम लोग को पहले से क्वेश्चन में दिया रहेगा, और एक्स जो जितना डिस्प्लेस करेगा उसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग वर्क डन पता कर लेंगे। वर्क डन पता चल जाएगा तो एनर्जी भी सेम इसी तरीके से पता कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को स्प्रिंग को कंप्रेस करने में लगा एक्स लेंथ तक, तो उसको भी सेम हाफ के एक्स स्क्वायर से हम लोग पता कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है वर्क डन का। सेम इसी प्रकार से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी इसका पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को नेक्स्ट समझना है एनर्जीज के बारे में। बहुत सारा एनर्जी और भी है जिसके बारे में हम लोग टाइप्स पढ़ना है। वेरियस एनर्जीज हम लोग को पता है। पहली बात, कुछ नेचुरल एनर्जी भी हम लोग के अर्थ पे या वर्ल्ड में पूरे तरीके से प्रेजेंट है। कुछ नेचुरल्स है, कुछ आर्टिफिशियल है। अगर नेचुरल में बात किया जाए तो नेचुरल में क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, विंड हो जाएगा, टाइड्स हो जाएगा। आर्टिफिशियल में अगर बात किया जाए तो क्या हो सकता है, पेट्रोलियम। जितना भी ऑटोमोबाइल्स या बाइक या कार जो चलता है वो किस पे चलता है, पेट्रोलियम पे चलता है। नेचुरल गैस हो गया। ये सब आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ एनर्जीज है। और भी वेरियस प्रकार टाइप्स ऑफ एनर्जीज होते हैं, जैसे कि लाइट एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी हो गया, और हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। बहुत सारा और भी टाइप्स ऑफ एनर्जी होगा जो हम लोग आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन 8 क्लास के लेवल में इतना ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं पढ़ते किसी और भी एनर्जी के बारे में। सिर्फ हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के टाइप्स, 2 टाइप्स होते हैं, उसके बारे में उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की जो होता है वो कितने टाइप्स में है, 2 टाइप्स में है। पहला क्या था, हम लोग पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अब आगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, खासकर ये दोनों के बारे में ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा हम लोग को इसी के दोनों के बारे में डीपली समझना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।